तो चलिए हम डीएनए के एक छोटे से अनुक्रम को देखना शुरू करते हैं। यहाँ मैं जिन अक्षरों का उपयोग कर रही हूँ वो न्यूक्लियोटाइड क्षारों में संक्षेप है जो डीएनए अनुक्रम को बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये अनुक्रम है: थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनाइन, थाइमीन, थाइमीन और एक और थाइमीन। अब सवाल ये है कि इसका कौन सा आरएनए अनुक्रम बनेगा जब इसका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन होगा। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो इस वीडियो को अभी रोककर खुद से इसका उत्तर सोचिए। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम डीएनए में क्षार युग्म की बात करते हैं तो एडेनाइन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन से। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो थाइमीन की जगह यूरैसिल आता है। तो इस डीएनए अनुक्रम से जो आरएनए बनेगा वो होगा एडेनाइन, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनाइन, यूरैसिल, एडेनाइन, एडेनाइन, एडेनाइन। इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, यानी डीएनए से आरएनए। अब अगला कदम है इस आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, जिसे हम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हर तीन क्षार एक प्रकूट बनाते हैं और वो एक विशेष अमाइनो अम्ल का कूट लेखन करता है। तो चलिए पहला प्रकूट लेते हैं, AAG। जब हम प्रकूट तालिका देखते हैं तो AAG कूटित करता है लाइसीन के लिए। मैं इसे छोटा करके LYS लिख रही हूँ। अब अगला प्रकूट है CGA। ये कूटित करता है आर्जिनिन के लिए। और तीसरा प्रकूट है UAA। अब तालिका में इसके पास एक काला बिंदु बना है जो दर्शाता है कि ये एक रोध प्रकूट है, यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। तो इस तरह से हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यही समाप्त हो जाती है। अब जरा सोचते हैं कि अगर इस अनुक्रम में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए ये C बदलकर A हो गया तो अब आरएनए में ये U बन जाएगा। इससे पहला प्रकूट AAG तो वही रहेगा यानी लाइसिन, लेकिन दूसरा प्रकूट अब बन गया CUA जो अब कूटित करता है ल्यूसीन के लिए। यानी अब अर्जिनिन की जगह आ गया ल्यूसीन। ये एक बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन का सामान्य उदाहरण है। पर अगर यही G बदलकर A हो जाए तो आरएनए में ये UGA बन जाएगा और ये होता है एक रोध प्रकूट। अब सोचिए कि अगर ये अनुक्रम बहुत लंबा होता और शुरुआत में ही रोध प्रकूट आ जाए तो पूरा प्रोटीन अधूरा रह जाएगा और उसका कार्य बिगड़ सकता है। अब आइए एक और प्रकार के उत्परिवर्तन को देखें, योजना विस्थापन उत्परिवर्तन यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें कोई नया क्षार जुड़ जाता है या हट जाता है जिससे पूरा अनुक्रम बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर ए को यहाँ जोड़ दिया जाए तो नया डीएनए अनुक्रम हो जाएगा TTC AGC TAT TT। ध्यान दीजिए कि सिर्फ एक ए जोड़ने से पूरा अनुक्रम एक स्थान आगे खिसक गया। अब जब इसका आरएनए बनेगा तो वो होगा AAG, UCG, AUA, AA। पहला प्रकूट अभी भी लाइसिन ही बनेगा, लेकिन दूसरा प्रकूट अब बन गया UCG जो बनाता है सिराइन, और अगला प्रकूट AUA जो बनाएगा आइसोल्यूसिन। अब देखिए एक बदलाव ने ना सिर्फ एक अमाइनो अम्ल बदला बल्कि पूरा कोडिंग अनुक्रम ही बदल दिया। इसीलिए योजना विस्थापन उत्परिवर्तन बहुत गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब अच्छी बात यह है कि हमारी कोशिकाओं में प्रूफ रीडिंग तंत्र होते हैं जो इन त्रुटियों को बहुत हद तक ठीक कर देते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर उत्परिवर्तन बुरा हो। कुछ उत्परिवर्तन का असर नहीं होता, कुछ लाभकारी भी हो सकते हैं और इन्हीं उत्परिवर्तनों से आबादी में विविधता आती है जो कि प्राकृतिक वर्ण और विकास के लिए जरूरी है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं: अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन। और अब हमें ये भी समझ में आया है कि कैसे एक बिंदु उत्परिवर्तन या योजना विस्थापन उत्परिवर्तन इस प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।